हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल प्राइम साइंस। इस वीडियो में मैं आज आपके साथ क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस डिस्कस करूंगा। मैं इस वीडियो में आज आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे बेसिक कंसेप्ट्स, सारे टॉपिक्स एकदम बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप ये वीडियो इन कंसेप्ट्स को आपके लिए क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप भी इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं? देखिए, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर एंड प्रोड्यूस ए न्यू कंपाउंड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। जब कोई भी दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं, इस जो नया कंपाउंड बना है इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसके रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज से अलग होती हैं। ऐसी रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। देखिए, आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस वाटर। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो इस रिएक्शन में वाटर प्रोड्यूस होता है। इस वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटली डिफरेंट हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज से। तो हम कह सकते हैं जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो रिएक्शन हुई और जिसमें वाटर का प्रोडक्शन हुआ वो एक केमिकल रिएक्शन थी। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जो रस्ट लगता है, जो जंग लगता है, इट इज़ ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन। मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जो दूध से दही बनता है, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट है साइन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मतलब जो केमिकल रिएक्शंस है हम इसकी पहचान कैसे करें, इसके क्या क्या साइंस होते हैं, हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि जब भी कोई दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स या रिएक्टेंट आपस में मिले तो उनमें केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। देखिए, ये चार यदि चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है, जिसमें सबसे पहले है चेंजेस इन टेम्परेचर। यदि उन पदार्थ का उनका टेम्परेचर चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। जब दो पदार्थों के मिलने से गैस निकलने लगे, गैस इवॉल्व होने लगे, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। जो मैटर की स्टेट है, यदि उसमें कोई चेंजेस हो, यदि उस मैटर की स्टेट सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड या गैस में कन्वर्ट होने लगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। यदि कलर में चेंज हो उन ऑब्जेक्ट्स के, उन पदार्थों के, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है या हुई है। तो ये सारी जो चार साइंस हैं ये हमें बताएंगे कि कहीं भी केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। इसके बाद है रिएक्टेंट्स। व्हाट आर रिएक्टेंट्स? देखिए, दोज सब्सटेंसेस which take parts in any chemical reaction called as reactants। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल पढ़ा, जब वाटर का प्रोडक्शन होता है तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों केमिकली रिएक्ट करते हैं, तो ये पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंसेस ही रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और किसी भी जो केमिकल इक्वेशन होती है उसमें जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड, मतलब पीछे की साइड पे जो एलिमेंट्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, वो रिएक्टेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। व्हाट इज प्रोडक्ट?
दोज सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस इन एनी केमिकल रिएक्शन कॉल्ड एज प्रोडक्ट। किसी भी रासायनिक केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस बनता है, जैसे हमने पीछे बात की जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो यहाँ पर वाटर प्रोड्यूस हुआ, तो जो भी चीज़ प्रोड्यूस होती है इस केमिकल रिएक्शन में उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है और इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा केमिकल रिएक्शंस। जब भी कोई रिएक्शन होती है और एक नया पदार्थ बनता है तो हम कहते हैं दिस इज केमिकल रिएक्शन। बट अब हम देखेंगे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। देखिए, इट इज द शॉर्टेस्ट वे टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल्स, केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स along with their physical state। जो भी केमिकल रिएक्शन है उसको उसके सिंबल, उसमें जो भी रिएक्टेंट्स हैं, जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं या जो प्रोडक्ट बनता है, उनको उनके सिंबल के द्वारा, उनके केमिकल फॉर्मूलाज के द्वारा शॉर्टेस्ट वे में लिखना ही केमिकल इक्वेशन होता है। यदि हम यहाँ देखें तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ और वाटर प्रोड्यूस हुआ, दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। अब यदि हम इसको केमिकली इक्वेशन लिखें तो हम हाइड्रोजन को H2 उसके सिंबल के द्वारा, ऑक्सीजन को O2 और वाटर को उसके केमिकल फॉर्मूला जो है H2O के द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही हम इनकी फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं। आप देखेंगे जो हमने हाइड्रोजन के यहाँ ब्रैकेट में लिखा है स्मॉल g, इसका मतलब है हाइड्रोजन की यहाँ जो फिजिकल स्टेट है वो गैसियस स्टेट है, और H2O के ब्रैकेट में जो हमने लिखा है स्मॉल l, इसका मतलब है यहाँ पर H2O जो वाटर है वो लिक्विड फेज में है। हम किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को शो करने के लिए कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। देखिए, हम सॉलिड के लिए स्मॉल s और गैस के लिए स्मॉल g, लिक्विड के लिए स्मॉल l और एक्वस, जो एक्वस सॉल्यूशन है, जो जलीय विलयन है, उसके लिए हम AQ यहाँ उसके साइड में ब्रैकेट में यूज करते हैं, जिससे जो हमारी केमिकल इक्वेशन है ये मोर इंफॉर्मेटिव हो जाती है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसको देख करके हमें मिल जाती है। नेक्स्ट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या हैं? दोज केमिकल इक्वेशंस in which number of atoms or reactants and products always be equal। देखिए, रिएक्शन होने से पहले जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनके जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसमें भी इक्वल होने चाहिए, तब हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। दोनों तरफ जो एरो होता है उसके दोनों तरफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सभी एलिमेंट्स के बराबर होने चाहिए। अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के, वहां आप ज़्यादा क्लैरिफाई इसके बारे में हो पाएंगे। नेक्स्ट है व्हाई वी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम क्यों बैलेंस करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को, उसे हम अनबैलेंस ही क्यों नहीं लिख देते। देखिए, क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अकॉर्डिंग मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ना तो हम प्रोटॉनों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, ना ही हम जो एटम्स का नंबर है उसे घटा सकते हैं। तो इसलिए हमें जो इक्वेशन लिखनी होती है वो ऑलवेज बैलेंस्ड लिखनी होती है। व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन? एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी होती है उसी को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। हाउ टू बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए, अब हम यहाँ सीखेंगे
कि कैसे हम एक अनबैलेंस्ड, एक स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप और दूसरे मेथड्स भी जान सकते हैं। तो चलिए हिट एंड ट्रायल मेथड से समझते हैं ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं। इसके लिए जो भी एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले उन एलिमेंट्स को आप लिख लीजिए, जैसे फेरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब लेफ्ट हैंड साइड मतलब एरो के पीछे वाला साइड जो रिएक्टेंट का पार्ट है, यहाँ पर उन एलिमेंट्स की एटम की संख्या कितनी है उसे आप लिख लीजिए। जैसे आयरन का एटम है यहाँ 1, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 एटम है। नेक्स्ट, यदि हम राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ फेरस के 3, आयरन के मतलब 3 हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम हैं और हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। अब हमको हाइड्रोजन के अलावा आयरन और ऑक्सीजन को यहाँ बैलेंस करना है। तो देखिए, बैलेंस करने से पहले आप एक बात जरूर याद रखें कि बैलेंस करते समय जो इनका मेन फॉर्मूला है उससे कोई छेड़छाड़ ना हो। तो इसलिए इनको हम एक पहले ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। यहाँ पे हम H2O, जितने भी यहाँ पर आपके कंपाउंड्स हैं उन सभी को आप एक ब्रैकेट में बंद कीजिए। अब हमें बैलेंस करना है क्योंकि यहाँ पर जो आयरन है वो 3 एटम हैं, इधर 1 है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम यहाँ आयरन में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी जो आयरन है उसके एटम 3 हो जाएंगे। मतलब अब ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं। हाइड्रोजन हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। अब हमें ऑक्सीजन को यहाँ बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हम जहाँ भी ऑक्सीजन है वहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर जब 4 का हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा ऑक्सीजन 4 हो गया और हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करने से यहाँ हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ हाइड्रोजन का नंबर 8 हो गया। अब हमें राइट हैंड साइड पर जाकर हाइड्रोजन को भी यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हाइड्रोजन यहाँ पर अब जो हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर है वो 8 हो जाएगा। इस तरह से फेरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों बैलेंस्ड हो चुके हैं। तो इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल्स के प्रैक्टिस करके यहाँ पर बैलेंस करना किसी भी केमिकल इक्वेशन को सीख सकते हैं। अब है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कितने टाइप्स के हैं देखिए। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आल्सो ऑफ 3 टाइप्स: थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब चलिए एक एक करके हम डिटेल में इन सभी रिएक्शंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं और इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब है जुड़ना, कंबाइन होना। देखिए, those reactions in which 2 or more substances combine to form a single product are called as combination reaction। मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसका हमें नाम से ही पता लग जाता है कि उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो कंबाइन होते हैं। आप इसको एक जनरल फॉर्मूला से समझिए। सपोज A एंड B 2 रिएक्टेंट्स हैं, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं C। दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके यदि हम एग्जाम्पल्स देखें, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट
व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड combines with water H2O, then it will form calcium hydroxide which is a single product. जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, कंबाइन करता है, तो इस रिएक्शन में वाटर प्रोड्यूस होता है. दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. देखिए एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स बाहर और थर्म मीन्स हीट या एनर्जी. ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी इवॉल्व होती है, जिसमें हीट इवॉल्व होती है. इस रिएक्शन को हम यहाँ पर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं वो सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं. देखिए, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व विद प्रोडक्ट्स नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ऐसी रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट इवॉल्व होती है, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल देखें तो रेस्पिरेशन, जो हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, जो हमारे कोशिकाओं में श्वसन होता है, जहां पर ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड स्प्लिट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वाटर प्रोड्यूस होता है और साथ में हीट या एनर्जी प्रोड्यूस होती है. इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. नेक्स्ट, कंबस्शन ऑफ नेचुरल गैस. जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ मिलकर मीथेन का कंबस्शन होता है, इसका दहन होता है, तो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. हीट प्रोड्यूस होने के कारण हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. क्लियर? चलिए अब समझते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अभी हमने पीछे पढ़ा कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना. अब डीकम्पोज का मतलब होता है टूटना, स्प्लिट होना. इसको आप ऐसे समझिए, दोज रिएक्शंस इन विच ए रिएक्टेंट स्प्लिट अप इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, जिसमें कोई एक सिंगल यूनिट प्रोडक्ट है और वो स्प्लिट हो जाता है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में, इसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. सपोज ए एक रिएक्टेंट है, जब इसको हीट दी जाती है या फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है या ये सनलाइट की प्रेजेंस में दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है. दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस are of three types. First is thermal decomposition, when decomposition occurs due to heat. जब हम उसको हीट करते हैं और उसके कारण डीकम्पोजिशन किसी भी रिएक्टेंट का होता है तो हम इसको थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं. देखिए, जैसे फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेट को जब बर्नर पे, फ्लेम पे हीट किया जाता है तो इट विल स्प्लिट इनटू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. मतलब ये तीन प्रोडक्ट्स में टूट जाता है. तो ये कैसी रिएक्शन है? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है. नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट. यदि लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो ये भी लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है और नए तीन प्रोडक्ट फॉर्म करता है. तो ये क्या है? थर्मल डीकम्पोजिशन है, क्योंकि हम इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन. इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन मतलब जिसमें हम डीकम्पोजिशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करा के कराते हैं. सपोज जब वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है तो ये वाटर दो प्रोडक्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है. तो व्हेन एनी रिएक्टेंट डीकम्पोज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन. नेक्स्ट, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन. फोटोलाइटिक मीन्स फोटोलाइट, सनलाइट जिसे हम कहते हैं. जब सनलाइट के कारण डीकम्पोजिशन हो, व्हेन डीकम्पोजिशन अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. एग्जाम्पल यदि हम यहाँ देखें तो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, जब इनको सनलाइट में रखा जाता है
तो इस सनलाइट से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके सिल्वर और क्लोरीन गैस में स्प्लिट हो जाते हैं, और सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये सिल्वर और ब्रोमीन में स्प्लिट हो जाता है और डीकम्पोज हो जाते हैं। तो जो ये किस कारण हुए? सनलाइट के कारण। तो हम इसलिए इनको कहते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। सीबीएसई में बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड को रंगीन कलरफुल जो बोतल हैं उनमें क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है ताकि सनलाइट की जो रेज है वो बोतल में एंटर ना कर सकें। यदि वो बोतल में एंटर करती हैं तो ये AgCl का और AgBr का डीकम्पोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। पीछे हमने पढ़ा एक्सो मीन्स बाहर और एंडो मीन्स अंदर की तरफ। देखिए अभी हमने जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल पढ़े उन सब में हमने किसी न किसी तरह से हीट दी है, तभी वो रिएक्शन हुई हैं। चाहे हम फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन में सनलाइट दें, या इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी से हीट दी है, या थर्मल डीकम्पोजिशन में हमने बर्नर से या किसी भी फ्लेम से हीट दी है। इसके बिना ये रिएक्शंस स्टार्ट नहीं होती हैं। तो दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज रिक्वायर्ड फॉर देयर इग्निशन, मतलब जिनके शुरू होने के लिए या जिन रिएक्शंस को होने के लिए हीट की ज़रूरत होती है उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आप ये जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं इनको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन in which a more reactive element displace less reactive element from their compound and form a new compound। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है और एक नया कंपाउंड फॉर्म करता है। इसको आप इस एग्जांपल से समझिए। सपोज ए एक एलिमेंट है और बी एंड सी एक कंपाउंड है। ए एक मोर केमिकली रिएक्टिव एलिमेंट है जो बी से ज़्यादा केमिकल रिएक्टिव है। ये ए जब बी सी के साथ रिएक्ट करेगा तो इस बी को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, इसे यहाँ बाहर कर देगा और खुद इस सी के साथ मिलकर ए सी कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो इसमें क्या है, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो जब फेरस रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ तो ये फेरस मोर रिएक्टिव होने के कारण इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करता है और एक नया कंपाउंड बनाता है फेरस सल्फेट। ऐसे ही जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसे यहाँ से डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बनाता है। इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट ही है लेकिन डबल है, दो बार डिस्प्लेसमेंट है। यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें तो दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। ऐसी रिएक्शन है जिसमें कोई दो कंपाउंड अपने आयंस को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं और दो नए कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप इसको इस जनरल एग्जांपल से समझिए। ए बी एक कंपाउंड है जिसमें ए और बी आयन है। दूसरा कंपाउंड है सी डी जिसमें सी और डी आयन है। ये कंपाउंड अपने आयन को एक्सचेंज करते हैं। कैसे? इसका ए इसके डी के साथ कंबाइन हो जाएगा और इसका बी इसके सी के साथ कंबाइन हो जाएगा और दो नए कंपाउंड प्रोड्यूस करेंगे ए डी और बी सी। तो इस तरह से इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। आप इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो देखिए, जब सोडियम सल्फेट है इसमें दो आयन हैं सोडियम और सल्फेट, और बेरियम क्लोराइड जिसमें बेरियम है और क्लोरीन है, तो इसका सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बनाएगा और बेरियम इसके साथ मिलकर बेरियम सल्फेट कंपाउंड बनाएगा। इस तरह से यहाँ आपको डबल डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है पोटेशियम ब्रोमाइड जो कंपाउंड है और बेरियम आयोडाइड। इसमें जो इसका पोटेशियम है वो इसके आयोडीन के साथ और इसका बेरियम इसके ब्रोमीन के साथ कंबाइन होकर के
पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड फॉर्म करेगा। तो यहाँ आपको डबल डिस्प्लेसमेंट इन केमिकल कंपाउंड्स की रिएक्शन में देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टॉपिक। देखिए ऑक्सीडेशन क्या है, जैसा कि आप नाम से ही समझ जाते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन ऐड होती है तब ऑक्सीडेशन होता है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस से कम होती है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन की यदि हम बात करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब हाइड्रोजन का इंक्रीज होना, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कम होना, मतलब ऑक्सीडेशन के बिल्कुल अपोजिट रिडक्शन होती है। आप यदि ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल देखें तो आप इस एग्जाम्पल को देखिए, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो CO2 फॉर्म होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच हुआ तो हम कह सकते हैं यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन बढ़ी है। नेक्स्ट, यदि हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, जब ये कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलकर हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर H2O प्रोड्यूस करती है। मतलब जो कॉपर है, कॉपर से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। और यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन को तो एक ऑक्सीजन का एटम मिला है। तो इस रिएक्शन में हम दूसरे में देखें तो ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। नेक्स्ट, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। जनरली होता क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की दोनों रिएक्शन ज़्यादातर एक ही केमिकल रिएक्शन में होती हैं। एक का रिडक्शन होता है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है। जब ये दोनों रिएक्शन साथ साथ होती हैं तो हम इनको कंबाइन करके पढ़ते हैं, तो इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ से रिडक्शन से रेड और ऑक्सीडेशन से ऑक्स जोड़ करके हम पढ़ते हैं, तो इसलिए इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब है इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। मतलब ऑक्सीडेशन के हमारे डेली लाइफ में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले है कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन इज ए प्रोसेस in which upper layer of metals eaten up by the action of air, moisture and acids। कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटल्स की जो अपर लेयर है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, वो धीरे धीरे खराब होती रहती है। किस कारण से? वायु के कारण, मॉइस्चर के कारण और किसी एसिड के कारण। इसका यदि हम एग्जाम्पल देखें तो रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लगना, ब्लैक लेयर ऑन सिल्वर गैजेट्स, जो सिल्वर के आइटम्स हैं उनकी जो ऊपर की लेयर है वो ब्लैक हो जाना भी कोरोजन है, और ग्रीन लेयर ऑन कॉपर आइटम्स। आपने जो तांबे के बर्तन देखे होंगे उन पे जो ग्रीन लेयर जम जाती है वो ग्रीन लेयर का डिपोजिशन भी कोरोजन ही है। अब हम बात करें कि कोरोजन को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, तो कोरोजन कैन बी प्रिवेंटिव बाय पेंट, गैल्वनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम उन गैजेट्स पे पेंट करके, गैल्वनाइजेशन के द्वारा या इलेक्ट्रोप्लेटिंग से कोरोजन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, व्हाट इज रेंसिडिटी? व्हेन ऑयली एंड फैटी फूड एक्सपोज टू एयर इट गेट ऑक्सीडाइज, द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड बिकम अनप्लीजेंट। जब कोई भी ऑयली और फैटी जो फूड है वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो इसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जो फूड का टेस्ट है और उसकी जो स्मेल है वो अनप्लीजेंट हो जाती है, उसमें से गंध आने लगती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ स्पॉइलिंग ऑफ फूड नोन एज रेंसिडिटी। ये जो फूड का खराब होना है इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। हम रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो देखिए, बाय एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड। भोजन में, फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाकर हम इसे ऑक्सीडेशन से बचा सकते हैं। नेक्स्ट, बाय पैकिंग ऑफ फूड विद नाइट्रोजन।
हम नाइट्रोजन के साथ फूड को पैक कर सकते हैं जिससे वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। आपने देखा होगा जो हम पैक्ड फूड आइटम्स यूज करते हैं मार्केट से, जैसे लेज, जो लेज चिप्स है उसकी जो पैकिंग है वो नाइट्रोजन में होती है, इसलिए वो खराब नहीं होता है, वो फूड रैंसिड नहीं होता। नेक्स्ट है बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। हम जो फूड है उसे रेफ्रिजरेटर में रखकर भी रैंसिड होने से बचा सकते हैं। और लास्ट, बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। ऐसे कंटेनर्स में हम फूड को रख सकते हैं जहाँ पर एयर टाइट हो, मतलब एयर वहाँ पर ना आती जाती हो, तो इस तरह से भी हम फूड को रैंसिड होने से बचा सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसको हमने इस वीडियो में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया है। आई होप हमारे सभी व्यूअर्स के लिए ये वीडियो इस चैप्टर के टॉपिक्स को समझाने में हेल्पफुल रहेगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल टू योर लर्निंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। और एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स को समझने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल प्राइम साइंस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।